पढ़ता था तो मेरे घर पे बहुजन संगठक और ऑपरेस्ट इंडियन आती थी। ये 1980 की बात है। मेरे पिताजी कांशीराम जी से मिले थे उस समय, बिहार आए थे जब कांशीराम जी। मेरे पिताजी बिहार प्रशासनिक सेवा में उस समय डिप्टी कलेक्टर थे। मैंने जब पढ़ना शुरू किया 6ठे-7वें क्लास में तो मेरे पिताजी ने मना नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ बहुत सारे परिवारों में अगर बच्चा अम्बेडकर को पढ़ने लगे ना तो माँ बाप बड़े चिंतित हो जाते हैं कि IAS अफसर कैसे बनेगा अगर अम्बेडकर पढ़ेगा तो। बहुत अच्छी बात कर रहे थे रतनलाल जी। इतिहासकार बनाने के लिए क्यों नहीं सोचते हो, पत्रकार बनाने के लिए क्यों नहीं सोचते हो, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर IAS ऑफिसर अब भी फिर MBA नहीं कर पाएगा, इसी चिंता में हम जुड़े रहते हैं। और समाज के बारे में तो हम बहुत दूर की बात है, रिश्तेदारों तक को नहीं सोचते हम तो। पढ़ लिख लेगा, कुछ अफसर बन जाएगा, शादी वादी हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी कट जाएगी, शादी करा देंगे, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, बड़ा सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है। बस इसी में हम अपना पूरा ज़िंदगी गुजार देते हैं। मेरे पिताजी ने कभी मना नहीं किया, बट उन्होंने एक चीज़ जरूर बताया। उन्होंने कहा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन स्टडी, यू रीड अम्बेडकर, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्लास 12 आते आते मैं फुल्ली 100% अम्बेडकरवादी हो चुका था। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, मैं रिजर्वेशन का प्रोडक्ट हूँ। आई फील वेरी हैप्पी, आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ रिजर्वेशन। आई हैव नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एट ऑल। जितनी ऊपर आपको जानी है आप जा सकते हैं। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और नौकरी मुझे मिल भी नहीं सकती। मैं जाता हूं इंटरव्यू देने के लिए, एक्टिविस्ट बोल के भगा देते हैं। मैं आपको JNU के एक सर्टिफाइड प्रोग्रेसिव टीचर का क्या स्टेटमेंट था वो बता रहा हूं। सर्टिफाइड मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े रहे, सेकुलर हैं और बहुत बड़ा नाम भी है। तो वो एक डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन थे। डिपार्टमेंट की क्यों, वो तो एक स्कूल के डीन थी, महिला थी। बहुत सम्मान करता हूँ, कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है, बट उनके जो विचार हैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने किसी को भेजा पता करने के लिए इंटरव्यू देने के बाद कि आप पूछ के आओ उमाकांत का हुआ कि नहीं। ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर। ये JNU की बात बता रहा हूँ कि इतने बड़े संस्थान में भी किस तरह से जातिवाद चलता है, और वो भी सर्टिफाइड प्रोग्रेसिव के द्वारा। तो पहला कमेंट बहुत मजेदार कमेंट है, तो ही वॉज एट हिज एक्टिविस्ट बेस्ट। ठीक है, जैसे लगता कि आप एक्टिविस्ट नहीं हैं। ठीक है, और एक्टिविज्म अगर करता हूं तो कोई क्राइम करता हूं क्या? भारत के संविधान के पैरामीटर्स के अंदर ही एक्टिविज्म करता हूं, और अगर उससे ऊपर जाता हूं तो फिर यूनाइटेड नेशन के पैराडाइम के अंदर अपनी एक्टिविज्म करता हूं। कोई गलत काम नहीं करता हूं। तो ये पहला कमेंट था, ही वॉज एट हिज एक्टिविस्ट बेस्ट। तो जिस व्यक्ति को मैंने भेजा था पता करने के लिए, उसने पूछा मैडम उमाकांत को लिया कि नहीं लिया? Oh, had it been a reserve post, it would have gone to उमाकांत। भाई मैं दलित हूं, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि प्रोफेसर रविंद्र कुमार यहाँ बैठे हैं। हम दोनों क्या कहें, मित्र थे, साथ में काम करते थे यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम, और बहुत सारी चीजें हैं। कभी टाइम मिलेगा तो उसके बारे में भी शेयर करेंगे, क्या क्या काम किए हम लोग और किस तरह से काम किए हम लोग। तो मैं यही कह रहा था कि सब लोग जानते हैं। तो मेरा अपॉइंटमेंट जनरल सीट पे नहीं हो सकता, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम द बेस्ट कैंडिडेट अवेलेबल ऑन दैट सब्जेक्ट। नहीं होगा। मेरी किताबें भी लिखी हुई है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो मैं तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में भाषण देके आया हूं। उस लेवल तक मैंने काम किया है।
मैं इंटरनेशनल एडवोकेसी किया हूँ 10 साल तक ऑलमोस्ट। यूनाइटेड नेशन हो, यूरोपियन यूनियन हो, सब जगह जाकर के मैंने किया है। विजय प्रताप जी हैं, उनसे पूछिए वर्ल्ड सोशल फोरम में कितना हम लोगों ने काम किया है। तो हर लेवल पे जाके काम किए, उसके बावजूद भी हमारा जनरल कैटेगरी में नहीं अपॉइंटमेंट होगा। तो अब रिजर्व कैटेगरी का सुन लीजिए क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग ही नहीं करें इंटरव्यू के लिए। क्यों? तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। अरे टीचर बनेंगे तभी तो टीचिंग एक्सपीरियंस आएगा, बिना टीचर बने टीचिंग एक्सपीरियंस कैसे आ जाएगा? तो नहीं, आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए आपको इंटरव्यू के लिए बोला है। जी। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, दलित दुर्दशा और व्यथा। तो तुलसीदास ने क्या कहा उसी से शुरुआत करते हैं। ढोर गंवार पशु शूद्र नारी सब ताड़न के अधिकारी। अब इसको पास्ट कह लीजिए या वर्तमान कह लीजिए। क्या वर्तमान में शूद्रों को नहीं पीटा जाता है? और मनु ने क्या कहा? मनु तो जिसको हम दलित कह रहे हैं ना, मनु तो उसको शूद्र भी नहीं मानता था। जिसने हिंदू धर्म का कानून और ब्राह्मणवाद का कानून लिखा वो हमको शूद्र नहीं मानता था। वो इसलिए पंचमा शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हम शूद्र भी नहीं, हम तो अति शूद्र हैं, शूद्रों से भी नीचे हैं। ठीक है, और मनु ने इसको जस्टिफाई करते हुए एक टर्म का यूज किया मनुस्मृति में, जिसका नाम है वर्ण बाह्या, दोज हु आर आउटसाइड द फोल्ड ऑफ द फोरफोल्ड सिस्टम। तो हम वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। बाबा साहब का सिर्फ हु वेर द शूद्राज मत पढ़िएगा, हु वेर द अनटचेबल्स भी पढ़ लीजिएगा, अछूत कौन थे, तब समझ में आएगा कि ये पूरी लड़ाई जो है ना, ये ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के खिलाफ की लड़ाई है। ठीक है, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन बाबा साहब ने जो किताब लिखी थी उसको भी पढ़ लीजिएगा, तो समझ में आएगा इतिहास में कैसे पुष्यमित्र सुंग ने लास्ट बुद्धिस्ट किंग बृहद्रथ को मारा, और उसके बाद कुमारिल भट्ट और पुष्यमित्र सुंग और यहाँ के सारे ब्राह्मणवादियों ने बुद्धिज्म को काट काट करके, लिटरली काट काट करके, ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहासकार भी अपने इतिहासों में लिखे हैं। मनमोहन सिंह की बेटी जो अभी पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी इतिहास, वो अभी अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, उनकी एक किताब आई है, उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई, एंशिएंट इंडिया के ऊपर किताब है, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए। तो आज की स्थिति में जो पिटाई होती है, अगर हमारा और आपका खून नहीं खौलता है तो आरक्षण लेने का भी शायद हमको कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर हम रविदास मंदिर के तोड़ने पे कुछ नहीं बोलते, हाथरस में हमारी बेटी के साथ जो जघन्य अपराध होता है उस पर भी अगर हम चुप रहेंगे, आंसू भी ना बहाएं, तो शायद हमें इस कार्यक्रम में आने का भी कोई हक नहीं है, ना ही इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का हक है, इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को। कि अगर हाथरस हो रहा है आज भी इस देश में, ये कोई पहली घटना नहीं है, कोई पहली घटना नहीं है। जिस तरह से महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में हर दिन, और भी सारे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप चले जाए, और मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि कास्टिज्म या कास्ट इज नॉट ए टिपिकली इंडियन प्रॉब्लम, इट्स ए ग्लोबल प्रॉब्लम। हर जगह अपने अपने तरीके से चलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस रूप में चलता है। पाकिस्तान में भी चलता है, बांग्लादेश में भी चलता है, नेपाल में भी चलता है, श्रीलंका में भी चलता है। और ये मत सोचिएगा कि यूरोप में नहीं चलता है, बाकी एशिया में नहीं चलता है, और अफ्रीका में नहीं चलता है। वहाँ भी दलित हैं, काले लोगों के बीच में भी दलित हैं, ठीक है। और इधर जो आपको पूरा ईस्ट एशिया है ना, उधर भी है, सब जगह है, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी ये दुर्दशा बनी कैसे?
क्योंकि जिन लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा किया, हमको मारा। आपको पता है गया में एक विष्णुपद का मंदिर है,